मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक मेरी बीवी रोती हुई आई और मेरी सेक्रेटरी सिद्रा के सामने मेरे मुंह पर एक कागज मारकर बोली कि ये तुम्हारी रिपोर्ट है। तुम कभी भी मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकते। इससे पहले कि मैं खुला लूं, तुम खुद ही मुझे तलाक दे दो। मेरी बीवी मेरी सेक्रेटरी के सामने चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी। उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी और मैं शर्म से सर झुकाए बैठा था। जब मेरी बीवी चली गई तो मेरी सेक्रेटरी सिद्रा मुझसे कहने लगी, सर आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको औलाद की खुशी दूंगी। मैं तो बांझ था, मेरी सेक्रेटरी मुझे कैसे औलाद की खुशी दे सकती थी। मैंने बीवी से बदला लेने के लिए उसी वक्त अपनी सेक्रेटरी सिद्रा से निकाह कर लिया और उसे घर ले गया। मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब सिद्रा ने मेरे साथ। मेरा नाम अरशद है। मैं बचपन से ही बहुत ज़हीन लड़का था। हर क्लास में फर्स्ट आता था। मेरे वालिद एक सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। कुछ उनका मान रखने के लिए भी मैं दिन रात पढ़ाई करता। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक भी था। जो ख्वाब मेरे वालिदैन ने मेरे लिए देखे थे, मैं उनको पूरा करना चाहता था। मेरी वालदा एक नेक खातून थी। वो हर रोज सुबह मुझे घर पर ही कुरान पढ़ाती। मेरे साथ साथ मोहल्ले के और भी बच्चे मेरी वालदा से पढ़ने आया करते थे। उन्हीं दिनों अचानक अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी। उनको कई डॉक्टरों को दिखाया मगर कुछ अफाका ना हुआ और फिर एक दिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आना था। मैं जैसे ही अपना रिजल्ट अपने अब्बा जान को बताने घर पहुंचा तो वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके थे। अम्मा उनकी चारपाई पकड़े रो रही थी और हमारी दुनिया उजड़ गई थी। हम बेसहारा हो चुके थे। अब्बा की वफात के बाद काफी अरसा यूं ही गुजर गया। मेरी वालदा ने मेरे लिए खुद को संभाला और मेरा दाखिला शहर के एक बड़े से कॉलेज में करा दिया। मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे अपने बाप के ख्वाब पूरे करने हैं। मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों का फ्री में इलाज करना है। एक दिन कॉलेज मेरी वालदा और मेरे मामू मुझसे मिलने आए। मामू मुझे एक साइड पर ले गए और कहने लगे कि उनकी बहन अभी जवान है, तुम पढ़ाई के लिए कॉलेज आ गए हो और तुम्हारी माँ का अकेले रहना बहुत मुश्किल है और वैसे भी वो जवान है, दूसरी शादी कर सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी माँ की रजामंदी से उसकी शादी अपने साले राहील से कर रहा हूँ। अब तुम बता दो कि तुम्हारी क्या मर्जी है। राहील तुम्हें बाप का प्यार देगा, तुम्हें बाप भी मिल जाएगा। मामू मुझे कहने लगे, देखो बेटा, जमाना बहुत खराब है, अपना और अपनी माँ का सोचो। मामू की बातों से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी माँ कैसे किसी को मेरे बाप की जगह दे सकती है? कैसे वो मुझे छोड़कर अपना घर बसा सकती हैं? शायद मैं खुद गर्ज हो गया था जो ऐसे सोच रहा था। वो सब ठीक कह रहे थे। मेरी माँ का अगर दोबारा घर बस रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तो मेरी माँ इस शादी के लिए रजामंद थी। उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक था। मैंने हामी भर ली और मैं ये भी जानता था जो मेरे दिल पर बीत रही थी। मेरा दिल अंदर से रो रहा था। मैं अंदर से टूट चुका था। माँ की शादी के बाद मैंने घर जाना बिल्कुल खत्म कर दिया था। माँ रोज फोन करती और मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर मना कर देता। 1.5 साल गुजर चुका था, मैं अपने घर नहीं गया था और ना ही मैं जाना चाहता था। मुझे वो शख्स जिससे मेरी माँ ने शादी की थी वो हरगिज कबूल नहीं था। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बहन पैदा हुई है और मैं मुस्कुरा भी ना सका। सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा और शाम को हॉस्टल पहुंचा। तब दोस्त ने बताया कि तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे और उनके पास एक बच्ची भी थी। उन्होंने कहा कि ये बच्ची अरशद की छोटी बहन है। यार, तुम्हारी माँ ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली। वैसे देखने में तो तुम्हारी माँ नहीं लगती बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन लगती थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, लेकिन वो ये कभी नहीं जान सका था कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की हुई है। काश कि मेरी माँ मुझ पर एतबार करती, मैं कभी उनको बेआसरा ना छोड़ता। मैं उनका साया बनकर हर वक्त उनके पास रहता। सच बताऊं तो मुझे अपना सुतेला बाप किसी भी तरह कबूल नहीं था, लेकिन माँ ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। वो चाहती तो कभी शादी ना करती। मेरे दोस्त मुबीन ने मुझे सोचों में गुम देखा तो मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो चौंक गया। मेरी आंखें सुर्ख थीं और मैं बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किए बैठा था।
उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरशद, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। पता नहीं वो अल्फाज थे या क्या। अचानक मैं बच्चों की तरह रोने लगा, उसे सब कुछ बताने लगा। उसने मुझे चुप नहीं करवाया और मैं कितनी ही देर रोता रहा। उसकी भी आंखें नम थी। जब मैं रो चुका तो उसने कहा, चल आज बाहर खाना खाने चलते हैं। कई दिन हो गए हमने कुछ अच्छा नहीं खाया। मेरे दोस्त का ताल्लुक एक अमीर घर से था, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे। वो भी हॉस्टल में रहता था। उसका खर्च जो अच्छा खासा होता था उसके दादा अब्बू भेजते थे और छुट्टियों में मैं मुबीन के साथ उसके घर चला जाता। उसका घर बहुत बड़ा था। उसके दादा दादी मुझे भी मुबीन की तरह ही प्यार करते थे। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे अपने घर जाने पर मजबूर किया और कहा कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी करके कोई गुनाह नहीं किया। इस्लाम उन्हें इस बात की इजाजत देता है। मैं उनके समझाने पर अपने घर कभी कभार आ जाता था। मेरा दूसरा बाप भी अच्छा था, पर मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी पढ़ाई पर जो खर्च होता वो मेरे मरहूम अब्बा की कुछ जमीन थी, जिसकी वजह से उन्होंने बेचकर मेरा अकाउंट खोल दिया था और मेरा खर्च अच्छा चल रहा था। अब भी कई बार मेरी माँ ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया। मुझे अपनी बहन से भी कोई लगाव नहीं था। वो मेरी बहन तो थी नहीं, वो तो बस मेरी माँ की बेटी थी। मुझे कभी खाने पीने की तंगी नहीं हुई थी। मेरा दोस्त मुबीन मुझे कभी पैसे खर्च करने ही नहीं देता था, लेकिन कभी कभी मुझे शर्म आ जाती तो वो कहता, तू मेरा दोस्त नहीं है, भाई है, और भाई शर्मिंदा नहीं हुआ करते। हमारी दोस्ती बहुत पक्की और मजबूत थी। हकीकत में मुबीन भी मेरी तरह अकेला था और अपनी उदासी मुझे बताता और मैं उसे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी थे। मैं जब कभी बहुत उदास होता तो मुबीन कहता, शुक्र है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, वरना तो मैं तुम्हें मना मना कर थक जाता। और हम हंसने लगते। मुबीन भी मेरे साथ डॉक्टर बन रहा था। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मेरी माँ और मेरा सौतेला बाप मुझसे मिलने आए। वो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं और मेरी शादी के लिए उन्होंने एक लड़की भी देख ली थी। वो मेरे सौतेले बाप की भांजी थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई और ना ही मुझे किसी की भांजी से शादी करनी है। एक दफा घर गया था तो वो मुझसे मिलने आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी। बल्कि अब तो मुझे लड़कियां ही पसंद नहीं थी। मुझे औरत जात पर भरोसा ही नहीं था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि मुझे कभी शादी नहीं करनी, और अब भी मैंने फैसला अपनी माँ को सुना दिया था, जिस पर उनके शोहर को बड़ा गुस्सा आया और मेरी माँ को कहने लगे कि तमीज नहीं है तुम्हारे बेटे को। मेरी भांजी को रिश्तों की कमी नहीं है। मैंने उस शख्स को कभी मुंह नहीं लगाया था। आज भी मैंने उससे कहा कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मत बोलें। मैंने अपनी माँ से कहा, आपने सुना है उन्होंने क्या कहा है? अगर ये मेरे बाप होते तो मुझे बेटा कहकर पुकारते, मगर ये तो मुझे सिर्फ आपका बेटा कह रहे हैं। जिसको आप मेरा बाप बनाना चाहती हैं वो मेरा बाप कभी नहीं बन सकता। दोबारा मुझसे कभी मिलने मत आइएगा, और अगर आए तो अकेली आइएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंदर तक सन्नाटा छा चुका था। एक खामोशी थी मेरे अंदर जो मेरे बाप के मरने के बाद पैदा हो गई थी, और रही सही कसर मेरी माँ ने शादी करके पूरी कर दी थी। मैं वैसा रहा ही नहीं जैसा पहले कभी हुआ करता था। कभी कभी हम वक्त को बदल देते हैं और कभी हमारा वक्त हमें बदल देता है। आज मुझे वक्त ने बदल दिया था और मैं बदल गया था। मैं ये नहीं जान पाया और ना ही मुझे जानने की जरूरत थी। मुझे अपनी पहचान बनानी थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, ताकि कल को मैं फख्र से सर उठाकर जी सकूं। अब मैं जब भी घर जाता तो अपने बाप की कब्र से होकर जाता। जिस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा था, आज उसमें मेरा सौतेला बाप और उसकी बेटी रहते थे। उस घर में जिसमें मेरी यादें थी, मेरा बचपन था और मेरे बाप की हंसी थी, वो सब तो अब रही नहीं थी। वो तो उस मिट्टी के ढेर तले सो गई थी। मैं आज शाम से आया हुआ था और अपने बाप की कब्र पर कितनी ही देर बैठा रहा। फिर इशा होते ही मैं वापस हॉस्टल आ गया। मेरी माँ को खबर हुई तो उन्होंने रोते हुए मुझे कॉल कर दी। माँ ने कहा, बाप से मिलकर चले गए हो और जिस माँ ने जन्म दिया उससे नहीं मिले। मैंने उनसे कहा, मैं कब आया था, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है।
आपको गलत फहमी हुई होगी, वो कोई और होगा, शायद कोई बच्चा होगा जो पिछले कई सालों से अपने बाप से मिलने आता है। उसकी हंसी और खुशी सब उसका बाप अपने साथ ले गया है, और वो आज भी इसी जगह खड़ा है जहां से 7 साल पहले उसका बाप उसको छोड़कर गया था। आप तो आगे बढ़ चुकी हैं, आपका शोहर है, एक बेटी है, आपने तो कुछ नहीं खोया। जो खोया है वो तो मैंने खोया है। पहले बाप को खो दिया, फिर अपना बचपन खो दिया, और फिर अपनी माँ भी खो दी। आपके पास तो सब कुछ है, फिर अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वो रो रही थी और मैं अपना मोबाइल सामने दीवार पर मार चुका था। हमेशा के लिए अपना राब्ता खत्म कर चुका था। मुझे अब उनसे कोई ताल्लुक रखना भी नहीं था। मेरे मेडिकल का आखिरी साल चल रहा था। मैं और मुबीन दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आजकल मुबीन कुछ परेशान रहता था। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे ही कुछ नहीं कहकर टाल देता। एक दिन वो अकेला ही बाजार चला गया। मेरे दिल में आया कि ऐसा भी क्या है जो वो आज मुझे साथ लेकर नहीं गया। मुबीन के दादा दादी दूसरे शहर में रहते थे, तालीम के लिए हम यहाँ हॉस्टल में रहते थे। मुबीन आज अपनी बाइक की जगह रिक्शे पर गया था। मुझे उस पर कुछ शक सा हुआ, इसलिए मैं उसी की बाइक लेकर उसके पीछे निकल पड़ा। ये बाइक हम दोनों के इस्तेमाल में थी। जब भी हमें कहीं जाना होता तो हम इकट्ठे जाते, और उस दिन मुबीन की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो चुपचाप सजा रहा था। मैंने उसका पीछा किया। वो एक पुल पर जाकर रुक गया। मैंने गौर से देखा तो मुबीन रो रहा था। तभी वो पुल पर चढ़ गया। उसी वक्त मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने फुल स्पीड से बाइक घुमाई और उसके आगे जाकर उसको पीछे खींच लिया। उसको 2-3 थप्पड़ मारे और पूछा वो क्यों मरना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर वो मेरे गले लगकर रोता रहा। मुझे यकीन हो गया कि मर्द 2 चीजों पर रोता है, या तो किसी औरत ने दिल तोड़ा हो, या फिर वो अपने हालात से तंग आ गया हो। उसकी एक बात तो साबित हो चुकी थी कि वो कोई औरत ही होगी, क्योंकि मुबीन के माली हालात बहुत अच्छे थे। तभी मैंने उससे पूछा कौन है वो जिसके लिए वो मरने चला था। उसने मेरा भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। तब उसने बताया कि वो किसी नगीन नामी लड़की को पसंद करता है, और वो लड़की भी मेरे दोस्त को पसंद करती है। उसके दादा दादी उनके घर रिश्ता भी लेकर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते, और रिश्ते से इनकार कर दिया। जब उन्हें मालूम पड़ा कि नगीन भी मुझसे मोहब्बत करती है, तो उन्होंने नगीन को बहुत मारा। वो लोग बहुत सख्त दिल हैं। नगीन की सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती है, और वो नगीन की शादी अपने भाई के बेटे से करना चाहती है, जो बहुत ही आवारा लड़का है। और अब उसके साथ वो लोग नगीन की शादी कर रहे हैं। आज नगीन की मेहंदी है। सुबह वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। तब मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, और वो अपनी गाल पर हाथ रखकर मुझे घूरता रहा। फिर रोते हुए कहने लगा कि ठीक है, थप्पड़ मार मार कर मुझे मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता। मैंने उसको गले से लगा लिया, और फिर मैंने उसके कान में कुछ कहा था, जिस पर वो चौंक गया और फिर हंसने लगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था कि उसने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। असल में नगीन हमारी ही कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे दोस्त ने कई बार नगीन का जिक्र भी किया, लेकिन मुझे लगा कि वो सिर्फ दोस्त है। कई बार मुझे शक भी हुआ था, लेकिन फिर उनका राब्ता खत्म हो गया। मेरा दोस्त हर बार कहता था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, मगर आज उसने सारी बात बता दी थी। अब हमारा प्लान नगीन को उसके घर से उठाने का था। हम हॉस्टल आ चुके थे और साथ मजीद 3 दोस्तों को भी मिला लिया था। हमने आज रात ही 4 बजे नगीन को उठाना था, और उसके लिए हमें एक टीम की शक्ल में काम करना था। हम ठीक 2 बजे नगीन के घर के बाहर थे। कुछ ही देर में मैं और मेरा दोस्त नगीन के घर की दीवार फलांग कर अंदर जा चुके थे। 3 दोस्त बाहर पहरा दे रहे थे। एक दोस्त गाड़ी स्टार्ट किए हुए था। हम मुस्तकबिल के डॉक्टर क्या करने जा रहे थे। नगीन भी हमारे साथ डॉक्टर बन रही थी, मगर उसकी सौतेली माँ उसका कॉलेज खत्म करवा के उसकी शादी करवा रही थी। खैर, हमें नगीन का कमरा मिल गया, और वो भी पंखे से कपड़ा बांध रही थी। मतलब रात के 3:30 बजे वो खुदकुशी करने वाली थी। तभी मैंने दस्तक दी और मुबीन ने मोबाइल की लाइट मारी। जैसे ही उसने मुबीन को देखा तो खिड़की खोल दी और हम खिड़की से अंदर चले गए। वो मुबीन के सीने से लगकर रो रही थी। मुबीन भी साथ रो रहा था, और मैं मुंह पे हाथ रखकर हंस रहा था।
پھر ان دونوں کو یاد دلایا کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے، جس پر نگین نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے اپنا بھائی سمجھو، تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو بھائی ہونے کا فرض ہمیشہ نبھاؤں گا۔ یہاں تمہاری سوتیلی ماں تمہاری زندگی تباہ کر دے گی اور دوسری طرف میرا دوست مر جائے گا، اور اگر میرے دوست کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر مبین آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا دیا۔ آج تم نے میرے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نگین اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہو گئی۔ ہم سب گھبرا گئے اور چھپ گئے۔ نگین کی سوتیلی ماں کمرے میں آئی اور آتے ہی نگین کو بالوں سے پکڑا اور کہا، رات کے اس وقت کمرے میں لائٹ جلا کر کیا کر رہی تھی؟ پھر اس کی نظریں پنکھے پر لٹکے کپڑے پر پڑی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بہن کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز سے کوئی جاگ جاتا، میرے ہاتھ نے کام کیا اور میں نے گلدان اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرا دوست اور نگین دونوں مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ دونوں ہی ڈرپوک قسم کے تھے، کانپ رہے تھے۔ اب آگے پتہ نہیں ان دونوں ڈرپوکوں کی زندگی کیسے گزرنی تھی۔ خیر میں نے ان کو کمرے سے نکلنے کا کہا۔ اب کم از کم صبح تک اس عورت کو ہوش نہیں آنا تھا۔ میں نے باہر دوست کو مس کال دی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اب پلان بدل چکا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم ایک مسجد میں ان دونوں کا نکاح ہم 5 دوستوں کی موجودگی میں ہوا۔ اب صرف نگین کو مبین کے گھر بھیجنا تھا، تاکہ اگر لڑکی کے گھر والے مبین پر کوئی کارروائی کریں تو ہم سب بچ جائیں۔ دوسری طرف جیسے ہی نگین میرے دوست یعنی اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔ ہم سب بھی ہاسٹل لوٹ آئے اور سو گئے۔ میرا دوست مسکرا رہا تھا اور نگین سے رابطے میں تھا۔ ساری خبر مبین کے دادا ابو کو کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، جیو میرے شیر، تو نے میرا نام روشن کر دیا۔ میرے دوست کے دادا ابو ایسے ہی خوشباش انسان تھے۔ وہ میرے دوست کے دادا کم اور دوست زیادہ تھے۔ یہ سارا پلان میں نے بنایا تھا اور ہم نے 5 گھنٹوں میں اسے مکمل بھی کر لیا تھا۔ میرا دوست مبین حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہی رات میں اسے اس کی محبت بھی مل گئی اور اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ میں سوچ چکا تھا۔ ٹھیک 11 بجے پولیس آئی اور اس کے ساتھ نگین کے والد اور ستیلے بھائی بھی تھے۔ انہوں نے آج تک مبین کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مبین کے دادا دادی رشتہ لینے گئے تھے تب بھی مبین ساتھ نہیں گیا تھا، اور نگین کے پاس جو موبائل تھا وہ بھی سادہ تھا۔ اس کے اندر بھی مبین کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی نرم دل اور تھوڑا کمزور ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ آج کے دن کے لیے میں مبین بن کر رہوں گا، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ جیسے ہی پولیس نے پوچھا کہ مبین کون ہے تو میں نے بول دیا کہ میں ہوں مبین۔ میرا دوست حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو قسم دی تھی کہ تم کچھ نہیں بولو گے۔ پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جیل جانا اور وہاں پولیس والوں کی مار کھانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا جتنا مار سکتے تھے۔ میرا موبائل بھی مجھ سے لے لیا گیا، اس کا ریکارڈ نکالا گیا، لیکن کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ مبین کا رابطہ نگین سے ہوا ہو۔ اور پھر شام کے 8 بجے مبین کے دادا آ چکے تھے۔ مبین بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس میری ضمانت کے کاغذات تھے۔ مجھے رہا کر دیا گیا۔ میں نے یہ سب کچھ بڑی ہی چالاکی سے کیا تھا۔ ابھی تک کسی کو بھی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں پورا 1 ماہ ہسپتال میں رہا۔ مبین ہر طرح سے میرا خیال رکھتا اور مجھے دیکھ کر روتا رہتا۔ انہی دنوں ہسپتال میں میری ملاقات تانیہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میرے دوست کے دادا ابو نے میرا رشتہ وہیں طے کروا دیا اور ٹھیک 3 سال بعد میرے ڈاکٹر بنتے ہی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے دوست مبین نے اپنا ہسپتال بنا لیا تھا اور میں بھی اسی کے ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا۔ میرا دوست اپنی بیوی نگین کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ان کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، مگر ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ میری شادی کو بھی 2 سال ہونے والے تھے۔ اب تو میری بیوی بھی اولاد کے لیے ترسنے لگی تھی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت خراب ہو گیا تھا۔ بات بات پر مجھ سے لڑنے لگتی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے ہسپتال میں ایک نئی نرس رکھی تھی۔ اس کا نام سدرا تھا۔ وہ نرس کم اور مہارانی زیادہ لگتی تھی۔ ایک روز میری بیوی ہسپتال میں آئی اور اس نے سدرا کے سامنے مجھ پر الزام لگایا کہ تم بانجھ ہو، تم کبھی بھی مجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ میری بیوی تانیہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی
और मैं अपनी नर्स सिद्रा के सामने चुप बैठा रहा। मेरी बीवी वापस चली गई तो सिद्रा मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, सर आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको औलाद की खुशी दूंगी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया था, उसे यहाँ अस्पताल में नहीं आना चाहिए था। मेरी नर्स अभी भी मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैंने भी बीवी को सबक सिखाने के लिए उसी वक्त अपनी नर्स से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले गया। घर में तानिया मौजूद नहीं थी, शायद वो अपनी माँ के घर चली गई थी। मगर अगली सुबह बाहर दस्तक हुई और जूं ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी पहली बीवी तानिया अपना बैग लिए खड़ी थी, वो वापस आ गई थी। अभी हमारे दरमियान तलाक नहीं हुई थी, लेकिन उसके साथ मेरी दोस्त की बीवी नगीन भी थी और उसने बताया कि तानिया उसकी चचेरजाद बहन है और जिस नर्स से मैंने शादी की है वो कोई नर्स नहीं है बल्कि उनकी सहेली सिद्रा है। असल में सब कुछ उल्टा हो गया था। हुआ कुछ यूं कि मेरी पहली बीवी तानिया कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि वो बांझ थी और वो मुझे औलाद की खुशी से महरूम नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मेरे दोस्त और उसकी बीवी नगीन और मेरी बीवी तानिया ने मिलकर एक प्लान बनाया था। जैसे मैंने उनकी शादी करवाई थी उसी तरह औलाद की खातिर उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवाई थी। अब सब मेरे सामने मुजरिमों की तरह बैठे थे। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा था, इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया। मैं 3 दिन बाहर होटल में रहा और फिर सबके मनाने और माफिया मांगने के बाद मैंने उनसे सुलह कर ली थी। उधर मेरा सुतेला बाप भी फोत हो गया था और मेरी माँ भी मेरे पास आ गई थी। मैंने अपनी माँ से माफी मांगकर उनसे भी सुलह कर ली थी। आखिर वो मेरी माँ थी। आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। मेरी माँ और मेरी दोनों बीवियां और मेरे 2 बच्चे जो सिदरा से हुए हैं सब बहुत खुश हैं। आज हम पुरानी बातों को याद करके बहुत हंसते हैं। मेरी सौतेली बहन की भी शादी हो चुकी है और वो भी अपने घर में बहुत खुश है।